नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। एप्लीकेबिलिटी टू अदर प्रोसीडिंग्स, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स, whether this 17 at rule 17 apply to other proceedings or not. Answer is yes. Insolvency proceedings, arbitration proceedings, election matters, whatever it may be, amendment rule 17 may be applied everywhere. Applicability to other proceedings, over and above civil suits, provisions of 17 may apply to several other proceedings. This is the question for this. कर लेंगे आप लोग ये, because basic law है कि प्लीडिंग्स शुड बी अलाउड टू बी अमेंडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रियल डिस्प्यूट। अगर इस बात को पकड़ लेंगे ढंग से कि मुख्य मुद्दा क्या है, कि मुख्य झगड़ा क्या है, उसको दूर करने के लिए अमेंडमेंट जरूरी है, और वो फिर ये अप्लाई हर जगह हो जाएगा, वेदर इट इज़ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, वेदर इट इज़ पिटीशन रिलेटेड टू इलेक्शन मैटर, कुछ भी हो। लेकिन सीपीसी अप्लाई नहीं हो रही अगर वहाँ पर, तब भी ये सिद्धांत के रूप में लागू हो जाएगा वहां पर, समझे। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। प्रोविजंस फॉर अमेंडमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर 617 इज एप्लीकेबल टू क्लेम पेटिशंस, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, ऑल ऑफ द अबव। दिस कैन बी द क्वेश्चन इन प्रीलिम्स आपके। सो even where provisions CPC are not applicable, courts and tribunals are competent to devise their own procedure. Suppose कीजिए कि CPC is not applicable in election matters, है ना, in election matters, then on the basis of justice, equity and good conscience, what principles of what, justice, equity and good conscience, इस लाइन को रट लीजिए, बार बार यूज होती है ये लाइन, ये प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के बेस पे वो उन्हीं रूल्स को फॉलो कर करके कि भाई हाँ अमेंडमेंट क्यों जरूरी है। सपोज कीजिए दिस इज व्हाट इन क्लेम पेटिशंस, इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, क्वेश्चन ये आ जाए वेदर दिस आर्बिट्रेटर कैन अलाउ द अमेंडमेंट और नॉट, है ना। एंड दिस इज अगेन सीपीसी, दे आर नॉट फॉलोइंग सीपीसी, देन दे विल आस्क वन क्वेश्चन टू themselves, why we are sitting here, we are again sitting here for to do justice, then this is the demand of principles of justice, equity and good conscience that amendment should be allowed. समझे या नहीं समझे? प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो आपको। बढ़े आगे को, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रीलिम्स में देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं। प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट 617 इज एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव, डिपेंड्स, नन ऑफ द अबव।
अभी एग्जॉस्टिव नॉन एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, समझिए इस बात को। प्रीलिम्स से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है वेदर रूल 17 एग्जॉस्टिव और नॉट। सी, तो आंसर इज नॉट एग्जॉस्टिव ऑफ द पावर ऑफ द कोर्ट इन द मैटर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। इसका मतलब क्या है, एग्जॉस्टिव नॉन एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि whether a court derives its power of amendment only from rule 17। क्या न्यायालय की जो शक्ति है अमेंडमेंट अलाउ करने की केवल और रूल 17 से आती है या कहीं और से भी आती है? अगर हम कहें कि ओनली रूल 17 अलाउज द कोर्ट टू अमेंड, देन हम कहेंगे दिस इज द एग्जॉस्टिव। वहीं पर बात खत्म हो जाती है। रूल 17 पे शुरू हुई, रूल 17 पे कोर्ट की पावर खत्म हो गई। इफ इट इज द केस वी कैन से द पावर ऑफ द कोर्ट इज एग्जॉस्टिव, बट इन रियलिटी इट इज नॉट द केस। व्हाई इट इज सो? दो द पावर ऑफ अमेंडमेंट इज गिवन अंडर रूल 17, बट देयर इज ए सेक्शन 151 ऑफ द कोड, है ना, वेयर रूल 17 डज नॉट अप्लाई, रिजॉर्ट कैन बी हेड टू सेक्शन 151 ऑफ द कोड। जहां पर रूल 17 एप्लीकेबल नहीं होगा, मींस व्हाट? ए पार्टी इज सीकिंग अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग। इमेजिन सिचुएशन कि पार्टी इज सीकिंग अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग्स, बट रूल 17 इज नॉट स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ रूल 17, बिकॉज अमेंडमेंट आ गया, उसका प्रोविजो आ गया अभी, है ना, कि एट द सब्सिक्वेंटली अलाउड नहीं करेंगे आसानी से। रूल 17 इज नॉट परमिटिंग यू, देन वेदर द कोर्ट्स आर बाउंड? आंसर इज नो, बिकॉज ऑफ द सेक्शन 151। 151, what is the 151? Please see your bare acts. See, everyone knows is inherent powers. इनहेरेंट पावर को समझना था आप लोगों ने। प्लीज, सेक्शन 151 डील्स विद द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां। इसका मतलब क्या है? अंतर्निहित शक्तियां मीन्स कोर्ट के अंदर ऐसी पावर्स हैं। क्यों है? बिकॉज इट इज ए कोर्ट। कोर्ट एंजॉयज वेरी वाइड पावर्स बिकॉज इट इज कोर्ट एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड टू डू जस्टिस। क्योंकि कोर्ट का गठन, क्योंकि न्यायालय का गठन न्याय करने के लिए हुआ है, तो कोर्ट के पास वो सभी पावर्स हैं, वो सारे ऑर्डर्स पास कर सकती है कोर्ट जो न्याय करने के लिए आवश्यक है, वो आपकी किताब में दिए गए हो या नहीं दिए गए हो, आपकी सीपीसी में दिए गए हैं या नहीं दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, मैडम एकता इज द प्लेंटिफ एंड मैडम सोनिया इज द डिफेंडेंट। Now at the last stage of the case, just before the judgment, she comes with an amendment. Got it or not? कि amendment, she is seeking an amendment, she moves an application under rule 17 and now she is opposing because of the proviso to 17. 17 में proviso आ गया है ना, that says what कि अगर initial stage में नहीं करा तो court will have to say it. टोटल बार नहीं है, लेकिन फिर भी एक implied उन्होंने कह दिया कि no you should be cautious, court should be cautious. Now she is opposing it. No, you cannot allow, lordship cannot allow this. Why? Court asked a question. Why you are so adamant कि court cannot allow this? Rule 17 does not permit this court to allow the amendment sought by the एकता मैडम। एकता मैडम जो अमेंडमेंट चाह रही है करना, लॉर्डशिप रूल 17 अलाउ नहीं करता है। आप ये लाइन पढ़ लीजिए या वो लाइन पढ़ लीजिए, ठीक है मैडम, रूल 17 अलाउ नहीं करता है। सोनिया मैडम खुश कि नाउ रूल 17 सर को समझा दिया गया, नाउ अमेंडमेंट विल नॉट बी अलाउड इन दिस केस। नाउ इनसे कहा गया प्लीज कम टू सेक्शन 151। नाउ रीड इट। 151 इट मीन्स इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के अंदर अंतर्निहित शक्तियां। अब इसका मतलब क्या है कि 151 में कोर्ट 17 में, रूल 17 में कुछ बात कही उन्होंने, पूरी सीपीसी में कुछ कहा गया नहीं कहा गया। डिस्पाइट द फैक्ट कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर ओनली फॉर द वन पर्पज इफ इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। न्याय के हित में अगर कोई ऑर्डर पास करना जरूरी है तो कोर्ट वो ऑर्डर कर सकती है, भले रूल 17 उसको परमिट करता है या नहीं करता। तो सोनिया मैडम, अमेंडमेंट इज अलाउड
Rule 17 read with section 151. Got it or not? So this is called, this is rule 17 is not exhaustive. अगर एग्जॉस्टिव होता तो फिर कोर्ट अमेंडमेंट अलाउड नहीं कर पाती. तो जो कुछ वहां से नहीं मिलेगा 151 की मदद से कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर सकती है. समझ गए? तो कभी भी इंटरव्यू में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, इफ एनी सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इंटरव्यू, देन डोंट फॉरगेट 151 कि क्या 151 की मदद से उस ऑर्डर को पास किया जा सकता है या नहीं पास किया जा सकता. सही है? इनहेरेंट पावर सीआरपीसी में हाई कोर्ट पर है, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे है, लेकिन सीपीसी में एवरी सिविल कोर्ट एंजॉयज द इनहेरेंट पावर. दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स. करेंगे, म्यूचुअल डिस्कशन नहीं भाई. एंड दिस इज व्हाट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स. कैन ए सिविल कोर्ट रिजोर्ट टू सेक्शन 151 when 617 is not applicable? Answer is yes. कर लेंगे. Now this is next topic, sub topic is this. When leave to amend when granted, when the leave means permission to amend should be granted. When it should be granted? See, this is what is the general rule. General rule is this कि permission be granted as to enable the real question in issue between to be raised in the pleadings. See, there are two things. There are two principles. Mainly, the main points for the consideration is what? Firstly, whether the amendment is necessary for the determination of real question in controversy. 2 points, mainly 2 points are to be kept in mind while allowing or not allowing any amendment. वो दो कौन से सिद्धांत हैं? वो दो सिद्धांत हैं जिनका कोर्ट अपने उसमें ध्यान रखेगी. So now question before this, see question before us, before the court is कि an application has come before the court for seeking amendment. Whether this amendment should be allowed or not. Court has discretionary power. No, number one, court should apply this discretionary power in consonance with the principles of law. ये भी बात सही है, लेकिन किन पैरामीटर्स में, किन बातों को ध्यान रखते हुए, किन सिद्धांतों का पालन करते हुए कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि अमेंडमेंट अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ये ऐसा नहीं है कि जिल्ले लाही अमेंडमेंट अलाउड कर दो कि लो, ऐसा तो होगा नहीं, है कि नहीं है? फिल्म देखने वेलकम आप लोगों ने कि न्याय हम करेंगे, तो वैसा नहीं है. कोर्ट विल हैव टू बी गाइडेड बाय साउंड प्रिंसिपल्स. कौन कौन से सिद्धांत हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच द अमेंडमेंट शुड बी अलाउड, एंड वो है आपका फर्स्ट है दिस, वेदर द अमेंडमेंट इज नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रियल क्वेश्चन इन कॉन्ट्रोवर्सी. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड कि जो अमेंडमेंट आप चाह रहे हैं, what is the need of that, whether that is needed for the this determination of real question in controversy of not. If the answer is yes, it can be allowed. First requirement is this: court will have to, the party seeking amendment will have to prove this, what, that this amendment is necessary for the determination of real question of controversy. Otherwise the very purpose of the pleadings and this case will frustrate. तो दिस इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट. प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो. नाउ सेकंड रिक्वायरमेंट इज व्हाट, दैट सेकंडली कैन द अमेंडमेंट बी अलाउड विदाउट इनजस्टिस टू द अदर साइड. दिस इज फर्स्ट. ओके, आई एक्सेप्ट दिस एज ए कोर्ट. it is accepted that this amendment is necessary for the this is. Now if allowed, is it going to do some kind of injustice to the other party or not? If this is not going to do injustice, then both conditions are satisfied and then amendment can be allowed. So you will have to keep in mind two things, two principles. First, necessity for determination of real question in controversy, and second, no prejudice to the other party. दूसरी पार्टी को कोई prejudice नहीं हो और ये real question को determine करने के लिए जरूरी हो. तो if these two principles are satisfied, if these two conditions are satisfied, an amendment shall be allowed in this case. I hope you will do it now. कर लेंगे आप लोग इसको, ठीक है ना?
तो इफ द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन अमेंडमेंट शुड नॉट बी अलाउड. So while determining these two things now, while determining these two principles, real controversy and no prejudice to the others, what are the factors to be kept in mind? That whether it is necessary, it is also, it has been held that where the amendment is sought to avoid multiplicity of suits or where the parties in the plaint are wrongly described, the amendment should be allowed. And these are the lines important for your prelims exam. I have given in notes. To avoid multiplicity of suits, if the party, if the this some important issue has been left in the plaint, and if that issue is not included in the case, again parties will have to bring another suit. So this is the case of multiplicity of suits. एक ही झगड़ा है. For example, समझिए बात को. There is a case between plaintiff and defendant. Plaintiff is asserting, plaintiff is saying that defendant is the trespasser in my immovable property. So this is suit. Title should be declared, possession should be handed over to me, and I should be allowed to recover the mean profits from him. Three reliefs are said: title, possession and mean profits. ये उसका होता. लेकिन उन्हें प्लेंट को करते हुए he forgot to pray for the possession or mean profits. Later on he realized कि what he has done it. Now if he leaves it, he will have to bring another suit. There may be different conditions. So there will be the case of multiplicity of suits. Supposedly रिटन स्टेटमेंट में सेट ऑफ क्लेम नहीं किया, बाद में ध्यान आया डिफेंडेंट को कि अरे सेट ऑफ क्लेम करना चाहिए था, मुझे काउंटर क्लेम करना चाहिए था, अब नहीं करेगा तो अगेन मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स हो जाएगा. सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टी सेम है, तो कंट्रोवर्सी के सारे एस्पेक्ट्स अगर एक केस में नहीं आ रहे हैं तो इट विल लीड टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स. तो इफ दिस इज द केस then amendment may be allowed. समझे? If the parties in plaint are wrongly described, the performer defendant जो होना चाहिए था उसको प्लेंटिव बना रखा है या को प्लेंटिव बना रखा है या प्लेंटिव को डिफेंडेंट बना रखा है, देर में भी गलती हो सकती है कई बार, है ना. तो अगेन सच काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स में बी अलाउड एंड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स कि इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, in which of the following circumstances amendment can be allowed or can not be allowed for this. कर लेंगे आप नहीं, ठीक है. तो this is similarly when some properties are omitted from the plaint by inadvertence, गलती से negligence से some properties which should have been included in that, है ना. there is a case relating to immovable property, स्थावर संपत्ति के संबंध में कोई केस आया हुआ है. डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर देयर सिचुएटेड इन द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, देन सम प्रॉपर्टीज आर लेफ्ट ओवर, है ना. देन अगेन दिस कैन बी द इंक्लूजन, इंक्लूड कराने के लिए नो इट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस लाइक दिस. सो क्वेश्चन इज दिस कि मिस्टेक है, इफ देयर इज मिस्टेक इट शुड बी व्हाट, बोनाफाइड ओमिशन. ओनली दिस इज टू बी. नाउ सेकेंड जो रूल था आपका, व्हाट, देयर इज नो इनजस्टिस टू द अदर पार्टीज, बट इन दैट केस इफ इट इज द कंडीशन दैट if the other side can be compensated by cost, if the other side can be compensated by what, cost, then we can say there is no injustice to the other party. Suppose what is situation, जो लाइन जो लिखा हुआ है स्लाइड पे क्या है, it is also a cardinal rule that there is no injustice if other side can be compensated by cost. इसका मतलब क्या है, देखिए सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी, सेकंड प्रिंसिपल क्या था कि देयर शुड बी नो प्रेजुडिस टू द अदर पार्टी बाय द अमेंडमेंट. अब उसमें एक एडिशन है कि हम कब कहेंगे कि अगर दूसरी पार्टी इसका विरोध कर रही है, सोनिया मैडम ने ऑब्जेक्ट कर डाला है ना कि जी अमेंडमेंट शुड नॉट बी अलाउड. मैडम प्रॉब्लम क्या है आपको,
डिले हो रहा है, दिस हो रहा है, दैट है, हम लोग आते हैं, पैसे लगते हैं, ठीक है, 5000 रुपये कॉस्ट भी गिवन टू हर, खुश, ठीक है जी। सो कोई रियल प्रोजेक्ट टू द मेरिट्स ऑफ द केस आपका नहीं हो रहा है, आपको जो इनकन्वीनियंस हुई, आपको जो डिले हुआ, इफ दैट कैन बी, इफ एनी लॉस इज बीइंग कॉस्ट टू यू बिकॉज ऑफ सच अमेंडमेंट एंड इफ दैट कैन बी रिमेडिड बाय imposing cost, then you can say there is no injustice to the other party. In that case, amendments can be allowed by imposing costs. और यही लाइन आपने देखा 17 के, उसमें क्या था, as to the such terms as the court finds necessary, है ना लाइन 17 में, this is, see this line in 17, in such manner and on such terms as may be just. Got it or not? So these may be terms sometimes relating to the cost on the other party. Now see some objective questions. Very simple questions. The court may at any stage the exact language of Rule 17 and they have asked you under which of the following provisions of CPC, Order 6, Rule 17. Same case again, 617. They are asking you which provision provides for the amendment of, so you should forget it to ensure failure, otherwise this is again Order 617. Court can allow amendment of pleading at any stage of the proceedings. Same, very simple question, either party. Got it or not? So at any stage again. So these are the questions Rule 17 की. Rule 17 की लैंग्वेज से आपको you will see the very language of from the 17, you will see the question of claims. तो 17 को मत भूलिएगा. अब जैसे रूल ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 6 में what was important, Rule 1 was important, we have read it. Rule 2 का सब Rule 1 was very important, we have discussed in detail, है ना. So every rule is not that much important. तो ऐसे ही हर ऑर्डर के हर रूल पे जान देने की जरूरत नहीं है हम लोगों को. जो रूल्स हैं, जो 14, 15, 16, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, 17, 18 आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो रूल 4 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो मैं कराऊंगा आप लोगों को. ये मत मान के चलिए कि सभी रूल्स कराए जाएंगे, वर्बेटम कराए जाएंगे, दिस इज इम्पॉसिबल. उसके लिए फिर आपको 3-4 साल यहीं देने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है वो. और फिर जज नहीं बन पाएंगे. पीएचडी हम जिसे करेंगे, पीएचडी कर रहे हैं हम लोग, तो वो लोग हमारा मकसद नहीं है यहाँ पर, है ना. हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर स्टडिंग फॉर द पर्पज ऑफ जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स. 17 कर लीजिए, 18 कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है. लेकिन जब इसको करेंगे आप, इसको बहुत अच्छा कीजिए, फिर इसमें रिस्क नहीं होना चाहिए. अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर 17 पे क्वेश्चन आ रहा है कोई, तो वी विल सॉल्व इट करेक्टली. ठीक है, दोनों ही बात है, वी विल सॉल्व एंड करेक्टली, because you can solve it rightly or wrongly also. Like a court can decide wrongly or rightly, we have read it, but you will have to solve it correctly. See, now come to this. When the leave to amend will be refused by the court, we have read when it should be allowed. Two principles हम लोग पढ़ चुके, दो बातें पढ़ चुके हम लोग कि कब अलाउड कर देना चाहिए. उसके दो प्रिंसिपल्स थे, when it is necessary for the determination of real dispute, and second बात था when it doesn't cause prejudice to the other party. Now different हमने देख लिया, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में कर सकते हैं, इलेक्शन मैटर्स में कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में अलाउड कर सकते हैं, और एग्जॉस्टिव भी नहीं है. 17 यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पर 151 अप्लाई हो जाएगा. वी हैव रेड दैट. नाउ ये देख कहाँ पर ये परमिशन रिफ्यूज़ भी की जा सकती है, किन किन केसेस में रिफ्यूज की जा सकती है. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द डिसाइडेड केसेस, कि अभी तक किन किन पॉइंट पे अलाउड नहीं की गई, उसके संबंध में व्हाट इज द लॉ इन दैट. सो दिस इज, if the amendment is not necessary or is merely technical or useless or without any substance, it will be refused. It is just contrary to the requirement. What is the requirement? When it is necessary for the purpose of real determination of real controversy, it should be allowed. When it is useless, without any substance or technical, then it can be refused as well. समझ रहे हैं आप ये? तो ये लाइनें याद कर लीजिएगा. दीज आर गिवन इन योर नोट्स एज वेल. नाउ
लीव टू अमेंड विल बी रिफ्यूज्ड if it introduces totally different, new and inconsistent case. Try to understand the second case when amendment can be refused. When it introduces a totally different, the case, जब पहले जो केस आप लाए थे, that was totally different from new one. Now you are trying to incorporate in new case in this new and inconsistent case, or changes the fundamental character of the suit or the defense. The name of the case is Stewart versus North Metropolitan Tramways Company. Stewart versus North Metropolitan Tramways Company case, the leading case. This is the leading case on this point. Stewart versus North Metropolitan Tramways Company. क्या है कि when it is changes the fundamentally character change करती है सूट का, it shall be refused. केस के फैक्ट्स देख लीजिए क्या है इसमें. द प्लेंटिफ फाइल्ड ए सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द ट्रामवे कंपनी. ट्रामवे कंपनी इज द डिफेंडेंट एंड स्टीवर्ड इज द प्लेंटिफ इन दिस केस. ही फाइल्ड ए सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द ट्रामवे कंपनी. गॉट इट और नॉट? सेकेंड, व्हाई द सूट वाज फाइल्ड? फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द कंपनी. According to plaintiff, company was negligent, and because of the negligence of the company, he suffered damages, he suffered losses, and therefore the plaintiff has come before the court for the compensation for such damages. Please raise hand अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो. Now, why this negligent thing? Why? Because this company was negligent in allowing the tramway to be in a defective condition. जो tramway था that was in defective condition, and therefore this company was negligent. The company said what? We are not negligent. Company denied the allegation of the negligence. So company is the defendant. Company in written statement said what? We are not negligent. Plaintiff said what? You are negligent. Plaintiff ने कहा कि तुम्हारी गलती से मैं नुकसान हुआ है. कंपनी ने कहा कि नहीं, हमारी गलती नहीं है. ये एक सारा केस है बस. सही है. तो द स्टैंड ऑफ कंपनी इज व्हाट? दैट कंपनी वाज नॉट नेग्लिजेंट. स्टैंड ऑफ द प्लेंटिफ इज व्हाट? डिफेंडेंट कंपनी इज नेग्लिजेंट. व्हाई? बिकॉज दिस कंपनी अलाउड द ट्रामवे टू बी इन डिफेक्टिव कंडीशन. नाउ कंपनी कहां पर गलती कर गई? देखो, इट वॉज नॉट इवन कंटेंडेड दैट द कंपनी वॉज नॉट द प्रॉपर पार्टी टू बी सूट. दिस वॉज नॉट द डिफेंस ऑफ द कंपनी कि वी आर नॉट द प्रॉपर पार्टी, यू शुड गो फॉर द लोकल अथॉरिटी फॉर दिस. मोर देन 6 months after the written statement was filed, the company applied for leave to amend the defense by adding the plea that under the contract entered into between company and the local authority, liability to maintain the roadways in proper condition was of the latter, and therefore company was not liable. आपने पढ़ा है? समझे क्या है? क्या हो गया? क्या पढ़ डाला मैंने 1 मिनट पहले? देखिए इसका मतलब क्या है, समझिए. स्लाइड तो है आपके सामने, मैं समझाता हूँ आपको. कंपनी ने कहा, 6 महीने बाद कंपनी को याद आया. कंपनी तो प्लेंटिफ केस लेकर आया कि तुम नेग्लिजेंट हो. कंपनी ने कहा हम नेग्लिजेंट नहीं हैं. जैसे मान लीजिए उस कंपनी के डायरेक्टर साहब थे हमारे अनुराग, तो इन्होंने कहा क्या केस है प्लेंटिफ का कि सर दे आर सेइंग दैट आवर कंपनी वाज नेग्लिजेंट इन मेंटेनेंस ऑफ दिस. नो वी आर नॉट नेग्लिजेंट, फाइल रिटन स्टेटमेंट. अब 6 महीने बाद याद है, अबे ये क्या हुआ? हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था लोकल अथॉरिटी के साथ, उस जहाँ की नेग्लिजेंस की बात करें उसके मेंटेनेंस की, तो वहाँ की एमसीडी की रिक्वायरमेंट थी. कंपनी का तो रोल ही कुछ नहीं था. हमें तो ये कहना चाहिए था वी हैव नो रोल टू प्ले इन दिस केस. इवन इफ देयर इज नेग्लिजेंस दैट इज ऑफ द लोकल अथॉरिटी. डिफेंस ही चेंज हो गया. लेकिन ये कब हुआ? 6 महीने बाद इन्हें याद आई बात ये. तो नाउ द कंपनी वांट्स टू चेंज एंटायरली डिफरेंट डिफेंट. नाउ जो मैं आपसे कह रहा था अभी, ये दिस इज totally, if it introduces totally different new and inconsistent case. पहले आपका केस क्या था कि we are not negligent. Now through amendment you want to say I am not the proper party, I should not be defendant at all. You make the defendant from the local authority. So now there is sea change now.
पहले आपने क्या कहा, मैं नेग्लिजेंट नहीं हूँ फर्स्टली। अब आप कह रहे हैं भाई साहब नेग्लिजेंस होने की ना होने का नंबर है ही नहीं, मैं तो पार्टी ही नहीं हूँ इस केस में, है कि नहीं है? समझे आप? प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ आ गई तो। अब saying कि we are not negligent. Try to understand this. The rule of pleading is this: material facts should be stated, and then the controversy will be settled only on the basis of your pleadings. Both as a defendant, you will bring to prove that you were not negligent. You will bring all the evidence to prove that you were not. Now you will not be allowed to say that you were not party to this. आपका रोल ही नहीं है इसमें. This is entirely different thing. नेग्लिजेंस होने का मतलब ही नहीं होता इसमें. जब मेरा कोई रोल ही नहीं है उसमें, मैं कोई मतलब नहीं है, लोग भाई मैं कौन, तू खामखा? अरे जिसने गलती करी उसे पकड़ो. ये वैसे ही हुआ जैसे मान लीजिए कि इस प्रीमाइस की मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी मान लीजिए पवन की है ना, सही है, और केस ले आया जाए गौरव पर कि गौरव तुमने मेंटेनेंस सही नहीं करी, तो गौरव को नहीं मैंने मेंटेनेंस सही करी है. गौरव को बाद में याद आया भाई ये काम तो पवन का था, मैं क्यों जवाब दे रहा हूं इस बात का. ये वाला मामला हो गया. सी ये कहना कि मैं नेग्लिजेंट हूं या नहीं हूं, ये बात तब आएगी जब मेरा काम होगा. आप समझो ना इस बात को. ये ड्यूटी किसकी थी आप समझो प्लीज. आप ट्विस्टिंग करके कलर करके नहीं कर सकते इस बात को. मेरा केस से मतलब ही नहीं है. मेरे एग्जाम्पल में ड्यूटी मेंटेनेंस किसकी थी? पवन की थी. पवन पे केस लाया जाना चाहिए था. केस किस पर आया? गौरव पर. गौरव ने मेरे रिप्लाई में कहा कि जी मैं नेग्लिजेंट नहीं था, मेरे पे कोई ड्यूटी नहीं बनती. अब 6 महीने बाद कहता है कि नहीं ये ड्यूटी तो पवन की थी, मैं तो मेरी लायबिलिटी नहीं थी बिल्कुल भी. नेग्लिजेंट मैं ये भी क्यों प्रूव करूं मैं नेग्लिजेंट नहीं हूं, मेरा काम ही नहीं था. तो ये टोटली डिफरेंट केस हो गया अब आपका. पहले आपने एक स्टैंड लिया कि आई एम नॉट नेग्लिजेंट. नाउ यू आर सेइंग कि आई शुड नॉट हैव बीन ए पार्टी टू दिस केस. आप कह रहे हैं कि आई शुड नॉट हैव बीन मेड ए पार्टी. यू शुड मेड द पार्टी. लोकल अथॉरिटी को पार्टी बनाई है आप, कंपनी को पार्टी नहीं बनाना चाहिए था. हम भी कह रहे हैं नेग्लिजेंट था लेकिन वो था, हम सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन पार्टी हमें मत बनाओ आप. समझ रहे हैं बात ये? तो दिस इज द केस ऑफ टोटली डिफरेंट न्यू एंड इनकंसिस्टेंट केस और डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट. बोलो है ना. नेक्स्ट. बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग. लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.